हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 56 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, तो यहाँ पर हम 57 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपका टीजीटी का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ चुका है, थोड़ा सा दूसरा चेंज करके। द थियरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट वाज पोस्टुलेटेड बाय जीन पियाजे के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, फ्रॉइड के द्वारा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसमें से बताना है कि आपको जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ओके, तो जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, फ्रॉइड और इनमें से बताना है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा, यानी कि इन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है और प्रिंसिपल। और जो जीन पियाजे हैं तो वो आपको पता ही है, इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है और फ्रॉइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल दिया गया है। चलिए अब आते हैं 58 क्वेश्चन पर। सिलाई की मशीन भारी चलती है क्यों? Sewing machine run heavily due to lack of oiling and cleaning, more pressure on pressure foot, belt too loose या फिर thread clogged in the shuttle। तो इनमें से 4 ABCD दिया गया है, इसमें से बताना है कि सिलाई की मशीन भारी क्यों चलती है, क्या रीजन होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका कि लैक ऑफ ऑयलिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि तेल व सफाई की कमी की वजह से सिलाई की मशीन भारी चलती है। ओके, फिर है 59 क्वेश्चन, अला कार्टे मेन्यू है, निश्चित मेन्यू है, चयनित है, संयुग्म है या फिर चक्रीय मेन्यू है। तो अला कार्टे मेन्यू क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है चयनित मेन्यू, यानी कि चॉइस मेन्यू। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मेन्यू जो होते हैं ये आपके टाइप्स ऑफ मेन्यू यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि जब आप मेन्यू प्लान करते हो तो उसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा मेन्यू अपने प्लानिंग में रखना है। ओके, तो जैसे आपका अला कार्टे मेन्यू है जो कि यहाँ पर पूछा गया है, तो चॉइस मेन्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेन्यू होगा उसमें आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी ऑर्डर कर दे। तो जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर जो आप अपनी पसंद के अनुसार ऑर्डर करते हो, जो आपको खाना होता है, जो आपको पसंद होता है, तो उसको कहते हैं अला कार्टे मेन्यू। ठीक है, चॉइस मेन्यू यानी कि हम अपने पसंद के अनुसार कोई भी चीज ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको खा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो यहाँ पर सेट मेन्यू दिया गया है, सेट मेन्यू को एक और नाम दिया गया है टेबल दी होते मेन्यू। इसको जो है टेबल दी होते इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सेट मेन्यू आप बोलो या फिर टेबल दी होते मेन्यू भी कह सकते हो। सेट मेन्यू का मतलब है कि इसमें जो आपका खाना होता है वो फिक्स होता है, यानी कि आप उसमें अपनी पसंद नहीं ऐड करा सकते हो। जैसे कि आप अगर कभी कभी रेस्टोरेंट में आप जब जाते होगे तो आपने देखा होगा कि एक तो होता है पसंद के अनुसार कि आप कोई भी दाल ऑर्डर कर लो, कोई भी सब्जी ऑर्डर कर लो और कोई भी रोटी ऑर्डर कर लो, अलग अलग। और एक होता है कि वहां का हर एक रेस्टोरेंट का अपना थाली सिस्टम होता है। ठीक है, थाली सिस्टम में क्या होता है, आपको एक थाली ऑर्डर करनी होती है वहां की, तो उस थाली में आप कुछ चूज नहीं कर सकते कि इस थाली में हमें ये सब्जी नहीं चाहिए तो हमें दूसरी सब्जी हम ले लें या फिर दूसरी दाल ले लें। उस थाली में जो ऑलरेडी है जो चीजें, तो जब आप थाली ऑर्डर करोगे तो आपको वही सारी चीजें जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, सेट हैं, वही प्राप्त होंगी। तो उसको बोलते हैं सेट मेनू या फिर टेबल दी होते, जिसमें कि आप अपनी पसंद के अनुसार ऑर्डर नहीं कर सकते बल्कि आपको पूरी की पूरी थाली ऑर्डर करनी होती है। जैसे कि आप कभी रेलवेज में आप थाली ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो थाली ऑर्डर करते हो, या फिर एयरलाइन में हमें जो थाली ऑर्डर मिलती है, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रे मील्स मिलती हैं, तो भी फिक्स मेन्यू होती है। फिक्स का मतलब है उसमें आप कुछ चेंज नहीं करा सकते हो। फिर आता है कॉम्बिनेशन मेन्यू। तो कॉम्बिनेशन मेन्यू का मतलब है संयुग्म, यानी कि इसमें अला कार्टे और आपका टेबल दी होते यानी कि सेट मेन्यू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ चीजें फिक्स होती हैं और कुछ चीजें आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज रहता है, इसमें दोनों का ऑप्शन रहता है। और ये मतलब स्पेशल फॉर द डे कह सकते हो, किसी पर्टिकुलर डे का जो स्पेशल कोई मेन्यू होता है तो उसके अनुसार होता है। ठीक है, और इसका प्राइस भी, जैसे जो सेट मेन्यू है इसका प्राइस भी सेट होता है। फिलहाल तो जो हम पसंद करते हैं उसका भी जो प्राइस होता है वो सेट होता है ऑलरेडी, रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं भी आप लेते हो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, चॉइस मेन्यू यानी कि आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हो, उसको अला कार्टे मेन्यू बोलते हैं। सेट मेन्यू का मतलब है टेबल दी होते को सेट मेन्यू बोलते हैं, जो कि फिक्स होता है। कॉम्बिनेशन मेन्यू में चॉइस और सेट दोनों आ जाते हैं।
और साइक्लिक मेन्यू का मतलब है जैसे कि आपके हॉस्टल में जो मेन्यू चलता है 1 हफ्ते का होता है, ठीक है। तो आप अगर अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हफ्ते में क्या 1 हफ्ते का मेन्यू होता है। जैसे मंडे को जो हमें रोटी सब्जी मिली है, ट्यूसडे को जो मिला है, और फिर वेंसडे को क्या मिले, 1 हफ्ते में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। फिर दूसरा जो वीक आएगा उसमें फिर वही पहले वाले सप्ताह का मेन्यू रिपीट होता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक यानी कि एक साइकिल में, एक चक्र में चलता रहता है। 1 हफ्ता चलेगा, फिर दूसरे हफ्ते फिर वही चलेंगे, फिर तीसरे हफ्ते वही चलेंगे। तो ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में भी होता है, तो इसको साइक्लिक मेन्यू कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं कार्य सरलीकरण का अर्थ है। वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, या फिर कार्य क्रिया में कौशल विकास। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करके आप अपने काम को सरल बना सकते हो, यानी कि वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन में हम बता दें कि इसमें जो है कुछ लेवल ऑफ चेंजेस दिए गए हैं, यानी कि किस तरीके से आप चेंज करके अपने काम को सरल कर सकते हो, वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंपल बना सकते हो। तो देखिए, एक तो मुंडल ने दिया हुआ है, ठीक है, मुंडल आपने नाम सुना होगा। मुंडल ने क्लासेस ऑफ चेंज दिया है और इन्होंने 5 लेवल ऑफ चेंजेस दिए गए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप किसी भी काम को इंप्रूव कर सकते हो, उसके मेथड को इंप्रूव कर सकते हो। तो मुंडल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं। पहला है चेंजेस इन बॉडी मोशन, नंबर एंड टाइप ऑफ मोशन, यानी कि जैसे आप जब भी आप कोई खाना तैयार कर रहे हो, यानी खाना पका रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, या फिर घर का कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके बॉडी का पोजीशन क्या है। जैसे क्या होता है कि हम झाड़ू लगाते हैं, तो आप घर में झाड़ू लगाते होगे आप, या फिर आपके मेड होगी वो लगाती होगी। तो जैसे एक होता है कि हम बैठ करके लगाते हैं और एक होता है हम खड़े होकर के लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बैठ करके झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं, लेकिन आप खड़े होकर के, स्ट्रेट होकर के, अगर आप पोजीशन अपनी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन में रख करके अगर आप झाड़ू लगाते हो तो आप जो है थकते कम हो और ज्यादा काम होता है। आपने देखा होगा कि जो बाहर ये लोग काम करते हैं, जो बाहर क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी हैं जो काम करते हैं, आपने देखा होगा कि वो बड़ी बड़ी झाड़ू लेकर लेकर सफाई करते हैं और स्ट्रेट हो करके सफाई करते हैं, क्योंकि अगर वो बैठ करके करेंगे तब तो हो चुका काम, थक जाएंगे और काम भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो लंबी झाड़ू होती है और स्ट्रेट होकर के झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो बॉडी बॉडी पोजिशन का है। और नंबर ऑफ टाइप ऑफ मोशन को भी आप जो है कम कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आता है चेंजेस इन टूल्स, वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी टूल्स का आप यूज कर रहे हो, इक्विपमेंट्स का आप यूज कर रहे हो, उसमें चेंजेस ला करके भी आप अपने काम को सरल बना सकते हो। जैसे कि क्या होता है, हम झाड़ू लगाते हैं तो उसकी जगह पर आप जो है वैक्यूम क्लीनर का यूज कर सकते हो। वैक्यूम क्लीनर से क्या होगा, आप जल्दी भी काम हो जाएगा आपको और आप थकोगे भी नहीं। इस तरीके से जो वर्किंग अरेंजमेंट है, व्यवस्था को भी आप चेंज कर सकते हो। फिर तीसरा है चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस। तो प्रोडक्शन सीक्वेंस यानी कि जो प्रोडक्शन करने का तरीका है, उत्पादन का तरीका है आपको किस चीज का बनाने का, तो उसमें भी चेंज करके आप ये चीजें थोड़ा सा इजी बना सकते हो। ओके, फिर आता है चेंजेस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करके आप जो है क्या बोलते हैं, मीन्स उसको काम को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको हम अलग से भी वैसे आपने पढ़ा होगा, अलग से हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाएगा। ओके, इस वजह से इसको हम शॉर्टकट में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है जैसे कि अब मान लीजिए, थोड़ा सा बस खाली हम एग्जांपल दे दे रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कि मान लीजिए आपको बिस्किट तैयार करनी है। तो बिस्किट अगर आप मान लीजिए राउंड शेप के बिस्किट तैयार करोगे तो आपको एक सिंगल बिस्किट बनानी पड़े, 25 बिस्किट मान लो आपको बनानी है, तो 25 बार आपको जो है बिस्किट बनानी होगी क्योंकि आप गोल बना रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको स्क्वायर शेप में बनाओ तो क्या होगा, स्क्वायर शेप में बनाओगे तो आपको बस सिंपल सा, देखिए स्क्वायर शेप में अगर हम बनाएंगे तो जो भी हमने मटेरियल लिया है, यानी कि जैसे व्हीट फ्लोर या फिर आप जो है मैदा, जिससे भी आप बिस्किट तैयार कर रहे हो, तो मान लीजिए हमें जो अगर हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो हमें क्या होगा, एक इस तरीके से हमने बेल लिया, इस तरीके से 5 बार कट इधर ऐसे लगा लिया और फिर जो है इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5। अब इससे क्या हुआ, आपके कितने बिस्किट बन गए, ठीक है।
देखिए 5 कट हमने ऐसे लगाया और 5 कट ऐसे लगाया, और आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि कम से कम 25 से 30 बिस्किट आपके आराम से तैयार होगी एक बार में। लेकिन अगर हम यहीं पर गोल बिस्किट तैयार करते तो क्या होता, हम इसमें कट तो नहीं लगा सकते थे, हमें 25 बार बिस्किट 25 बिस्किट अलग अलग तैयार करने होते, तो टाइम हमारा ज्यादा लगता। ओके, तो ये है फिनिश प्रोडक्ट का। चेंजेस इन रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का मतलब है जैसे कि आप गुलाब जामुन बना रहे हो तो क्या होगा, आप इंस्टेंट मिक्सर अब तो मार्केट में आता है, हर एक चीज का है, चाहे उपमा हो, ढोकला हो, डोसा हो, गुलाब जामुन हो, तो आप उसका क्या है, मिक्स जो आता है बना बनाए, आप उसको लो और फटाफट तैयार कर लो। अगर आप पूरा रॉ मटेरियल तैयार करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अच्छा, यहाँ पर ये मुंडल के अकॉर्डिंग था 5 क्लासेस ऑफ चेंज, और एक जो है ग्रॉस एंड क्रंडल के द्वारा भी दिया गया है, तो ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लेवल ऑफ चेंजेस में अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रैंडल, तो इन्होंने क्या किया, जो मुंडल के 5 क्लासेस ऑफ चेंज थे उसको मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, किसमें, 3 क्लास में। यानी कि मुंडल ने आपके 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं, लेकिन ग्रॉस और क्रैंडल ने 3 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं। कौन कौन सा, पहला है चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन, जिसके अंदर ये 4 है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट, इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क, डेवलपिंग स्किल इन वर्क एंड कंफर्टेबल पोस्चर। ठीक है, फिर दूसरा है चेंजेस इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट, चेंजेस इन इक्विपमेंट, वर्क सरफेस और स्टोरेज स्पेस। तीसरा है चेंजेस इन द प्रोडक्ट by persuading the members of family to accept new ideas and changes the old standard, यानी कि पुराने जो स्टैंडर्ड्स थे उसको, उसकी जगह पर नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना। तो जो उनके मुंडल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे उसी को मर्ज कर दिया इन्होंने 3 में। ठीक है, तो कभी अगर ये क्वेश्चन आता है, पूछता है, अगर मान लीजिए वहां पर किसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू मुंडल या फिर अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रैंडल पूछता है, तब आपको ध्यान में रखना होगा कि मुंडल के अकॉर्डिंग 5 क्लासेस ऑफ चेंज है, लेकिन ग्रॉस एंड क्रैंडल के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस ऑफ चेंज है। चलिए अब आते हैं 61 क्वेश्चन है कि क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। एल्कलाइन रीएजेंट्स शुड बी यूज्ड टू रिमूव, तो एल्कलाइन रीएजेंट्स का यूज कब किया जाना चाहिए, यानी कि इनको किसको हटाने के लिए किया जाना चाहिए, एनिमल स्टेन को, वेजिटेबल स्टेन को, या फिर मिनरल स्टेन को, या फिर ग्रीज स्टेन को। ठीक है, तो जो एल्कलाइन रिएजेंट्स का यूज करते हैं किन दाग धब्बों को हटाने के लिए, वेजिटेबल स्टेन को। तो देखिए एल्कलाइन रिएजेंट्स का मतलब है ये क्षारीय अभिकर्ता है। ठीक है, ये क्षार है। ओके, तो जो वानस्पतिक यानी कि जो वेजिटेबल स्टेन होते हैं, वानस्पतिक दाग होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एसिडिक होते हैं यानी कि ये अम्लीय होते हैं, तो इन पर जो है हम एल्कलाइन रीएजेंट्स का यूज करते हैं। चूंकि ये अम्लीय होते हैं तो इस वजह से इन पर अम्लीय अगर हम अभिकर्ता का यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इस वजह से इस पर हम क्षारीय अभिकर्ता का यूज करते हैं। एनिमल स्टेन क्या होते हैं, ये आपके एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं। जानतों का मतलब जैसे कि ब्लड का स्टेन हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, सॉरी एसिडिक कह रही हूं मैं, एल्कलाइन होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं, क्योंकि ब्लड का देखिए अगर आप पीएच देखोगे तो 7 से अबव होता है। ठीक है, तो 7 से अबव होगा तो क्षारीय होगा, तो ये क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय होंगे तो इन पर क्या होगा, हम अम्लीय अभिकर्ता का यूज कर सकते हैं छुड़ाने के लिए। खनिज दाग का यानी कि जो मिनरल स्टेन है, इस पर हम क्या करते हैं, पहले एसिडिक रिएजेंट का यूज करते हैं, यानी कि इस पर दोनों का यूज होता है, एसिडिक और एल्कलाइन दोनों का। तो पहले हम एसिडिक रिएजेंट का यूज करते हैं जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद में हम एल्कलाइन रिएजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और चिकनाई युक्त धागे यानी कि मतलब ग्रीज है, चिकनाई वाले हैं, तो उनको आप सोप से साफ कर सकते हो, गर्म पानी से साफ कर सकते हैं, केरोसिन है, अल्कोहल है, इनसे हम उन दाग को छुड़ा सकते हैं। चलिए अब आते हैं 62 क्वेश्चन पर। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, या फिर वातावरण द्वारा। द बेबीज in all the culture begin to babble at approximately the same age, which indicates that this behavior is influenced by किसके द्वारा, मॉडलिंग, reinforcement, maturation या फिर environment। तो इसका जो राइट आंसर वो है
बाय मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। तो देखिए हर एक संस्कृति में कोई भी कल्चर हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, जो बच्चे बैबलिंग स्टार्ट करते हैं, बबलाना का मतलब है जब बच्चे यानी कि एक अक्षर बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि द मामा, यानी कि अभी वो वर्ड नहीं बोल रहे हैं, अभी वो अक्षर बोल रहे हैं केवल, ठीक है, तो उसको बबलाना बोलते हैं, बैबलिंग। तो ये हर बच्चे में होता है, किसी भी संस्कृति का हो। ओके, तो ये जैसे जैसे बच्चे मेच्योर होते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनका बबलाना, पहले एक अक्षर बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर एक वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हर एक बच्चे में जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती जाती है, उनमें सुधार होता चला जाता है, ठीक है। मॉडलिंग के द्वारा, यानी कि हम कहें अगर नकल करके, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। रेनफोर्समेंट की बात हो, पुनर्बलन, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये सेम एज में जरूरी नहीं है कि सब में रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो या फिर सब में निगेटिव भी हो, कुछ भी हो सकता है। वातावरण का भी पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है और निगेटिव भी प्रभाव पड़ सकता है, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैचुरेशन है ये सब में एक जैसा ही होता है। फिर आते हैं 63, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस इज ऊष्मा संचरण, ताप संवाहन, ऊष्मा नियंत्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि विद्युत ताप के उपकरण में जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका काम क्या है। ओके, तो उसका काम है ऊष्मा का नियंत्रण करना, यानी कि हीट को रेगुलेट करना। फिर है 64, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ऑल नेचुरल फाइबर्स एक्सेप्ट डैश आर स्टेपल फाइबर। तो देखिए दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक तो स्टेपल होता है और दूसरा होता है फिलामेंट। एक होता है स्टेपल और दूसरा है फिलामेंट। हिंदी में अगर हम बात करते हैं, स्टेपल का मतलब है लघु आकार के तंतु, ठीक है, लघु आकार के जो रेशे होते हैं उनको कहते हैं। और फिलामेंट का मतलब है दीर्घाकार तंतु। तो देखिए सभी प्राकृतिक तंतु, यानी कि जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं वो सारे के सारे स्टेपल तंतु हैं, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ कहा है कि सिर्फ एक कोई ऐसा रेशा है जो कि है तो प्राकृतिक लेकिन वो स्टेपल नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है आपका रेशम, ठीक है। क्योंकि रेशम क्या होते हैं, ये हजारों मीटर लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं। चूंकि ये हैं तो प्राकृतिक लेकिन ये फिलामेंट में आते हैं, ठीक है। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मानवकृत रेशे हैं, वो सारे के सारे आपके फिलामेंट होते हैं। और जितने नेचुरल हैं वो सारे आपके स्टेपल होते हैं, ठीक है। केवल एक रेशम ऐसा रेशा है जो कि प्राकृतिक होते हुए भी फिलामेंट में आता है। चलिए अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। द एवरेज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडियन एडल्ट मैन इज, कितनी है? तो ये है आपकी 0.8 ग्राम पर किलोग्राम शरीर का भार, यानी कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन, रेशम के तंतु सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। सिल्क फाइबर वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, कहां पर रेशम के तंतु का सबसे पहले उत्पादन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी जानते हो, बहुत ही इजी है, आपने भी पढ़ा होगा, ये चाइना में हुआ था। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, चाइना की जो प्रिंसेस थी उन्होंने वो चाय पी रही थी, उनमें जो है एक शहतूत के पेड़ के नीचे वो चाय पी रही थी, तो एक कीड़ा जो है उनकी चाय में गिर गया। तो जब कीड़े को निकाला गया तो उसमें एक चमकदार रेशा प्राप्त हुआ उनको, तो उसी रेशे से फिर उन्होंने उसका और उत्पादन किया और उससे क्या हुआ, उन्होंने राजा के लिए एक चोंगा तैयार करवाया, ठीक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है, बहुत ही सुंदर था और बहुत इसमें चमक थी, तो उसको रेशम कहा गया। तो सबसे पहले कहां पर इसका उत्पादन हुआ? चीन में। ओके, फिर आता है खेल है वो क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं है। तो क्या है? खेल, या फिर इसमें से सारे के सारे सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो खेल है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। जाहिर सी बात है, आप जब खेल खेलते हो तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, वो आनंदप्रद होता है और समयबद्ध नहीं होता, क्योंकि खेलते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता है। फिर है
68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए ऑब्लिक कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? Which of the following method of cooking causes maximum destruction of विटामिन ए ऑब्लिक कैरोटीन? यानी कि कौन सी ऐसी हम जो है पकाने की विधि अगर इसमें से यूज करेंगे जिससे कि जो विटामिन ए का लॉस है वो सबसे ज्यादा होगा? प्रेशर कुकिंग के द्वारा तो नहीं, प्रेशर कुकिंग से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो नष्ट कम होते हैं। ब्लांचिंग के द्वारा भी कम नष्ट होते हैं, लेकिन फ्राई हम करते हैं तो वो ज्यादा नष्ट होते हैं, क्योंकि फ्राई करने से क्या होता है वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में आते हैं और इससे क्या होता है जो विटामिन ए है वो जैसे ही मतलब एयर के वातावरण के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो है उसकी हानि बहुत ज्यादा होती है, उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर कुकिंग क्या होता है वो बंद होता है, अंदर ही रह जाता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट, कुछ भी बाहर नहीं जाते हैं, ब्लांचिंग में भी नहीं जाते हैं, लेकिन तलते हैं हम तो फिर जो है इनका नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फ्राइंग के द्वारा। और फ्राइंग जो भी नुकसान भी करता है क्योंकि हम इसमें हाई तेल में, बहुत ज्यादा तेल में इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है 69, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक, फंडामेंटल फैक्टर ऑफ द चाइल्ड्स अर्ली सोशल डेवलपमेंट इज, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, या फिर उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, या फिर उसकी मानसिक स्थिति। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास है तो अगर हम उसका आधार क्या पता करें तो आधार जो उसका होगा वो होगा उसकी जो सामाजिक अंतरक्रिया है, यानी कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो उसका आधार कहलाएगा, यानी कि उसका फंडामेंटल फैक्टर कहलाएगा उसके डेवलपमेंट का। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, विवाह है, मैरिज इज सार्वभौमिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज, सार्वभौमिक समुदाय। तो विवाह क्या है, सार्वभौमिक संस्था, यानी कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है विवाह। फिर 71 क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन, द हाउस होल्ड प्रोडक्शन बाय फैमिली मेंबर्स इज कंसीडर्ड, वास्तविक आय, सामाजिक, अप्रत्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं, रियल, सोशल, या फिर इनडायरेक्ट इनकम। तो परिवार के सदस्यों द्वारा जो घरेलू उत्पादन है वो क्या है? तो देखिए जो आय होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक तो मनी इनकम होता है, दूसरा रियल इनकम होता है, और तीसरा आपका क्या बोलते हैं साइकिक इनकम होता है। तो 3 होते हैं, ये आपने भी पढ़ा होगा, मनी, रियल और साइकिक। ठीक है, मनी इनकम का मतलब है जो कि हमें पैसे के रूप में मिलता है, यानी कि सिक्के के रूप में, रुपए के रूप में, और जो कि हमें जब हम जो इसे नौकरी कर रहे हैं वेतन के रूप में मिल रहा है या फिर ब्याज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, जो यानी कि मनी के रूप में, पैसे के रूप में जो मिलता है उसे हम मनी इनकम बोलते हैं। रियल इनकम, वास्तविक इनकम का मतलब है जो हम उत्पादन करते हैं, जैसे घरों में हम क्या कर रहे हैं, हमने फल लगाए हुए हैं, फलों के पेड़ लगाए हुए हैं, साग सब्जियां लगाई हुई हैं, तो जो उनका उत्पादन हो रहा है यानी कि वस्तुओं और जो सेवाओं का प्रवाह है उसको कहते हैं रियल इनकम, यानी कि वास्तविक आय। ठीक है, जो कि उत्पादन हम कर रहे हैं घर में वास्तविक रूप में। ठीक है, फलों का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, घर में जो गार्डन बने होते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है वो वास्तविक आय कहलाता है। और वास्तविक आय हमें किससे प्राप्त होती है, जब हम मनी इनकम खर्च करते हैं, यानी जब हम पैसे खर्च करते हैं तो उससे हमें वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आता है साइकिक इनकम। तो साइकिक इनकम वो होती है जिससे जो कि हमें संतुष्टि प्रदान करती है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब हम वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जो जैसे वस्तुओं और सेवाओं के, यानी कि हमने घर में साग सब्जियों का उत्पादन किया, फलों का उत्पादन किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, यानी कि हमें संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका साइकिक इनकम कहलाता है, जो कि हमें ये रियल इनकम से प्राप्त होता है, यानी कि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। रियल इनकम किससे प्राप्त होता है, मनी से, और साइकिक इनकम किससे प्राप्त होता है, रियल इनकम से। ठीक है, अब देखिए जो रियल इनकम है यानी कि वास्तविक इनकम है वो आपका एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो साइकिक इनकम है यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। जैसे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, तो हो सकता है किसी को चाय पीना पसंद हो सकता है किसी को चाय पीने से संतोष मिलता हो, किसी को खेलने से संतोष मिलता हो, किसी को खाना पकाने से संतोष मिलता हो, किसी को टीवी देखने से संतोष मिलता हो, यानी कि हर किसी को अपना जो सेटिस्फैक्शन, खुद को सेटिस्फाई करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो साइकिक इनकम जो है सबका डिफरेंट होगा।
सेम नहीं हो सकता, लेकिन जो रियल इनकम है यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है वो एक जैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो आंसर था कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन बाय फैमिली मेंबर्स, तो उसको वास्तविक आय बोलते हैं, रियल इनकम कहते हैं। फिर आता है कार्य अध्ययन किया जाता है, वर्क स्टडी इज डन बाय, प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो जो वर्क स्टडी यानी कि हमने जो वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें अगर हम टूल की बात करें यानी किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो वो सारे हैं प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, माइक्रो मोशन स्टडी, इन सभी के द्वारा कार्य अध्ययन किया जाता है यानी कि वर्क स्टडी की जाती है। तो ये सारे ही आ जाएंगे। फिर है हरा, नारंगी एवं बैंगनी है, ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट आर प्राइमरी है, सेकेंडरी कलर है, इंटरमीडिएट है या फिर टर्सरी है। तो हरा, नारंगी और बैंगनी ये क्या है, तो ये आपको जो है ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी कलर है यानी कि द्वितीयक रंग है। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, देखिए कलर व्हील है जो कि किसके द्वारा दी गई है, प्रैंक्स के द्वारा दी गई है, ये प्रैंक, ठीक है, इनके द्वारा दी गई है कलर व्हील। अब यहां पर देखिए प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर देखिए यहां पर ये प्राइमरी कलर है, ये वाली लाइन, ठीक है, यानी कि येलो, ब्लू और रेड, यहां पर नीचे लिखा हुआ है ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है ये त्रिभुज दिखाया गया, ये आपके सेकेंडरी है, ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट, ये आपकी सेकेंडरी। और सेकेंडरी मिलते किससे हैं, प्राइमरी से मिलकर के सेकेंडरी बनते हैं और सेकेंडरी से मिलकर के आपके टर्सरी या फिर इंटरमीडिएट कलर बनते हैं। तो देखिए येलो और ब्लू को हम मिला देंगे तो ग्रीन मिलेगा हमें, येलो और रेड को मिला देंगे तो हमें ऑरेंज प्राप्त होगा और रेड और ब्लू को मिला देंगे तो हमें वॉयलेट कलर प्राप्त हो जाएगा। तो इस वजह से ये सेकेंडरी कहलाते हैं यानी कि द्वितीय कलर, और ये प्राथमिक कलर हो गए। और ये आपके टर्सरी या फिर हम कह सकते हैं इसको इंटरमीडिएट कलर, येलो ग्रीन यानी कि ग्रीन प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला करके हमें टर्सरी प्राप्त होता है। इसी वजह से इसका टर्सरी नाम है, तृतीयक रंग नाम दिया गया, क्योंकि हमें प्राइमरी और टर्सरी दो को मिला करके जो तीसरा कलर हमें प्राप्त हो रहा है वो टर्सरी यानी कि इंटरमीडिएट कलर कहला रहा है, इसे येलो ग्रीन। इसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला करके टर्सरी प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके के सारे हैं यहाँ पर देखिए येलो ऑरेंज, रेड वॉयलेट, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन। तो ये सारे टर्सरी या फिर इंटरमीडिएट, हमें इसको इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं या फिर टर्सरी कलर बोल सकते हैं। इसका जो नाम है, प्राथमिक का मतलब है सिंगल कलर, सेकेंडरी का मतलब है जो प्राइमरी से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी द्वितीयक कहलाते हैं, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी से मिल करके बने हुए हैं वो आपके तृतीयक कलर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया, हरा, नारंगी और बैंगनी आपका द्वितीयक रंग है। फिर है 74 क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन से सम्मिलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी कि ICDS में। प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो ICDS है उसके अंदर कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसमें एडल्ट एजुकेशन या फैमिली प्लानिंग की बात नहीं की जाती है और ना ही इसमें इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है 75 क्वेश्चन, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज द टारगेट सेट किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर सारे के सारे आपके जो वैक्सीन लगते हैं वो आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, कला के आधारी तत्वों में से एक है, वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट इंक्लूड बैलेंस यानी संतुलन, लय, रेखा या फिर अनुरूपता। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है, बेसिक एलिमेंट, तो देखिए बैलेंस यानी कि जो संतुलन है ये आपका प्रिंसिपल है, जो रिदम है ये भी प्रिंसिपल है, अनुरूपता यानी कि हार्मनी ये भी प्रिंसिपल है, यानी कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट हो नहीं सकते, ठीक है, ये भी आपकी प्रिंसिपल है। लेकिन जो रेखा है
लाइन, ये है आपकी क्या एलिमेंट है। लाइन हो गया, फॉर्म हो गया, कलर। कौन कौन से? लाइन, फॉर्म, कलर, 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कलर, टेक्सचर और स्पेस। ठीक है, ये आपके 5 एलिमेंट होते हैं और 5 ही हमारे प्रिंसिपल भी होते हैं। एक तो 3 तो यहीं पर है, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, और एक और होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन। हाँ, एक और है 5वां, वो है एम्फेसिस। तो 5 आपके प्रिंसिपल हैं और 5 आपके एलिमेंट्स हैं। चलिए आते हैं 77 क्वेश्चन में। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज ट्रांसमिटेड विया, किसके द्वारा? निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में। अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों द्वारा। जो होता है, जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ आते हैं उसमें क्या होता है, जो लो टू मीडियम एसिड फूड्स होते हैं उनमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा फूड पॉइजनिंग होती है। और अधपके मांस के द्वारा जो उत्पादित होते हैं इसमें आपका साल्मोनेला आ जाता है, साल्मोनेला, इसके द्वारा विषाक्त यानी कि पॉइजनिंग होती है। और दुग्ध पदार्थों की अगर हम बात करें, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किसके द्वारा? इसमें कई सारे हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, और मतलब कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये आपका इसमें भी आता है और इसमें भी आ जाता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में भी ये रहते हैं। और बैसिलस है, और स्टेफिलोकोकस है, कई सारे हैं इसमें। ठीक है, एस्चीरिया है, लिस्टीरिया है। तो इन सब के द्वारा भी जो दुग्ध पदार्थ हैं उसमें ये विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। चलिए अब आते हैं 78 क्वेश्चन है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डैश से क्रिया कराई जाती है, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सोडियम परबोनेट, टू प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट एंड स्टिफनेस इन कॉटन फैब्रिक इज ट्रीटेड विद। यानी कि अगर सूती वस्त्र को आपको कड़ा करना है और पारदर्शी बनाना है तो किस अम्ल से क्रिया कराई जाएगी? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। फिर है भ्रूणावस्था रहती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज लास्ट, यानी कि भ्रूणावस्था कब से कब तक की होती है? गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 से 8, या फिर 8 से 24, या फिर 8 से जन्म तक। तो भ्रूणावस्था कब से कब तक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 2 से लेकर के 8 सप्ताह तक होती है। ठीक है, तो आपके 3 स्टेज होते हैं। पीरियड ऑफ, ये तो एम्ब्रियो पीरियड पूछा गया है। एक आपका होता है पीरियड ऑफ ओवम होता है, और पीरियड ऑफ फीटस होता है। ठीक है, तो 3 हमारे जो है ये आपके बाल विकास में आपने पढ़ा होगा, 3 होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ एक मिनट, पीरियड ऑफ ओवम और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस, तो 3 होते हैं। तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो है आपका यहां पर दिया गया है 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह, या फिर 3 से 8 सप्ताह भी आप देख सकते हो, कहीं कहीं लिखा होगा। लेकिन जो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का होता है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, जो कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का होता है। ठीक है, और जो 9 वीक से लेकर के बर्थ तक का होता है, यानी फिर हम कह सकते हैं 8 वीक से लेकर के बर्थ तक होता है, वो आपका पीरियड ऑफ फीटस कहलाता है, या फिर फीटल पीरियड कह सकते हो, या पीरियड ऑफ फीटस कह सकते हो। ठीक है, तो 3 होते हैं। जो ह्यूमन लाइफ होती है उसमें 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेज में आपका पहला पीरियड ऑफ ओवम होता है, दूसरा है आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, और तीसरा है आपका पीरियड ऑफ फीटस। तो ये जरूर याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य, मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूमिंग जॉब कौन सी है? बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, या फिर
डस्टिंग। सबसे अधिक ऊर्जा किस में व्यय होती है? तो सबसे अधिक फर्श पोंछने में यानी कि मॉपिंग फ्लोर में होती है। फिर है 81 क्वेश्चन, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर विटामिन। तो बायोलॉजिकल वैल्यू जो यूज की जाती है मेजर करने के लिए, किसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज की जाती है? प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है, तो देखिए प्रोटीन की बायोलॉजिकल यानी कि प्रोटीन की क्वालिटी को मापने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू का यूज किया जाता है, यानी कि कौन सी प्रोटीन अच्छी है, कौन सी प्रोटीन ज्यादा अच्छी नहीं है, कौन सी मीडियम है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब ये है कि जिस भी खाद्य पदार्थ में, यानी कि जिस भी, देखिए प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से, अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है, बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो क्या है कि जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल, जितने भी हमारे 8-9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, तो जितने भी आवश्यक अमीनो एसिड होंगे जिस भी प्रोटीन में, वो आपकी गुड क्वालिटी प्रोटीन कहलाएगी। ठीक है, और उसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो भी अच्छी होगी। लेकिन अगर जो 8-9 हमारे आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, अगर उनमें से कोई भी एक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी है प्रोटीन में, तो उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होगी, यानी कि उसका जो जैविकीय मूल्य है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैविकीय मूल्य है यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू है, वो आपके जो आवश्यक अमीनो अम्ल पर निर्भर करती है। अगर सारे के सारे अमीनो अम्ल प्रेजेंट है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट है, नहीं है, तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होगी। ओके, फिर आ जाता है 82 क्वेश्चन, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा या फिर निःसंक्रमण। तो उच्च ताप के प्रयोग द्वारा जो सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने का यानी भोजन को बचाया जाता है सूक्ष्म जीवाणु से उच्च ताप के द्वारा, तो वो आपका कौन सा मेथड है? वो है आपका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन जिसमें कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव टेम्परेचर का यूज करते हैं, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इससे जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम फूड प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल? हरी पत्तेदार सब्जियों में, चावल, अंडे या फिर मूंगफली में। तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, राइस में भी नहीं होता है, मूंगफली में भी नहीं होता है। ठीक है, होता भी है बहुत कम मात्रा में होता है, फैट तो होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? अंडे में, और स्पेशली जो अंडे का पीला वाला भाग है जिसे कि हम एग योक बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, योक में कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर है 84 क्वेश्चन, विटामिन के का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इस रक्त के स्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण में, दृष्टि को बनाए रखने में। तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का स्कंदन करना। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। ओके, तो ये विटामिन के का मुख्य। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके विटामिन ए आ जाते हैं, विटामिन सी आ जाती है, विटामिन ई भी आ जाती है। ठीक है, कोलेजन के संश्लेषण में आपका विटामिन ए काम करता है, दृष्टि को बनाए रखने में विटामिन ए है। ठीक है, तो देख सकते हो आप तीनों में विटामिन ए है। ओके, के का मुख्य कार्य आपका रक्त का स्कंदन करना है। फिर अब यहाँ पर 85 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हमारे 90 और 10 और 25 लगभग 35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे फटाफट, लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ पल्सेस इज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो हम दालों मतलब अंकुरण करते हैं यानी कि जो जर्मिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, उससे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है यानी कि जो न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंस होता है भोज्य पदार्थों का, वो बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि ये पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है और लय तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए पाचनशीलता डाइजेस्टिबिलिटी को तो बढ़ाता ही है,
आपका फर्मेंटेशन भी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है और जर्मिनेशन भी, ठीक है। और विटामिन सी को बढ़ाएगा, तो विटामिन सी जब बढ़ेगा तो विटामिन सी क्या करता है, हमने बताया था आयरन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जैव उपलब्धता का मतलब है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को, उसके डाइजेशन को, उसके, ठीक है, उसको रिटेंशन को, ये सबको बढ़ा देता है विटामिन सी। जैसे कि विटामिन डी आपका कैल्शियम और फास्फोरस के लिए काम करता है, जो कि इसके पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो वैसे ही विटामिन सी आयरन की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जैव उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लौह तत्व की जैव उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन सही हैं हमारे। ओके, चलिए फिर अब जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर लेंगे, जितने भी अब तक के बचे हुए हैं। ओके, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी हम वीडियो आपके साथ हमने शेयर किया अभी तक वो सारे पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, इस वजह से हमारा वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। इसी वजह से हम इसको अलग अलग पार्ट्स में करके हमने डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आप बोर ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो भी देखना पसंद नहीं करते हैं हम लोग। ओके, बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ सको और इसको तैयार भी कर सको। ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकें। जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी आप चाहते हो, वो हम कोशिश करते हैं कि उसको फुलफिल कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।